गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम फिर से कंटिन्यू स्टडी करेंगे। और जैसा हम सैटरडे को ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लाइव करते हैं, तो सैटरडे को 4 PM वापस हम लाइव सेशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो सीरीज़ है आधुनिक इतिहास का, वो हो गया है 51। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो ये निर्देशित था, उत्तर हो जाएगा कुलीन कुल सर्वस्व। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विधवा विवाह के समान बहुविवाह के संबंध में ईश्वर चंद विद्यासागर की खोज महत्वपूर्ण रही है। कुलीनों के ऐतिहासिक विकास का विवरण देते हुए उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कुलीनों में बहुविवाह की प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। बंगाल में कुलीन विवाह की प्रथा से पुत्री के परिवार का शोषण किया जाता था तथा अबोध बालिकाओं को बहुधा अपने पति को देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। समाज की इस मान्यता खंडित करने के लिए बंगाली नाटककारों ने महती भूमिका निभाई। जन जागरूकता के लिए कुलीन कुल सर्वस्व नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध लिखा गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो ये दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी ने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाने का आदेश दिया। उन्होंने सामाजिक निबंध में लिखा, भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी कथोपकथन करने में समर्थ हैं, इसीलिए शुद्ध भारतवासियों की सभाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने सन 1919 में कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो ये प्रारूप तैयार किया गया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1856 ईस्वी में इंडिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसमें कई सुधार लाए गए, अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल और सुखदायी है। इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये रचना की गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने दलितों एवं निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जैसी पुस्तकों एवं सत्य शोधक समाज जैसे संगठनों द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा उनकी एक अन्य सामाजिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तुहफत उल मुहादीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेखक है। तुहफत उल मुहादीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है।
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने से इसे रीड करके देख लें। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ तोहफत उल मोहिदीन 1803 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इस ग्रंथ के बारे में ताराचंद लिखते हैं, सत्य जिज्ञासा के अभियान में उन्होंने तोहफत उल मोहिदीन की रचना की। निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? तो जो असत्य कथन हो रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वह गदर पत्र के संपादक थे। गदर पत्र का संपादन लाला हरदयाल ने किया था, जो अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित किया गया। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। अतः उपयुक्त तीनों विकल्पों में श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में सत्य है, जबकि विकल्प डी उससे संबंधित नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1814 में राम मोहन राय कलकत्ता में रहने लगे, जहां अपने युवा समर्थकों के सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1815 में के तदुपरांत वे आजीवन धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने में लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो ये कहा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बंगाल के वेदांतिक विद्वान तथा हिंदू धर्म प्रचारक थे। 1891 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। उन्होंने कर्मयोगी, राजयोग, भक्ति योग, प्राच्य तथा प्राचित्य के लेखन तथा समाज सेवा एवं आत्म बलिदानों के आदर्शों पर बल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। निम्नलिखित में से किसने वैदिक ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो ये अनुवाद प्रकाशित हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया था। इस दावे के समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में बंगाल के कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे तथा महान हिंदू प्रचारक थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा।
भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। तो जो मुख्य विशेषता देखी जाती है वो हो जाएगी नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म होना माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से भारत के कोने कोने से विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत हुई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए समाचारों और पत्रिकाओं को माध्यम चुने। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई? तो ये स्थापना हुई थी अंडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अंडियार में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम H.B. ब्लावत्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी, जो एक रूसी महिला थी। 1889 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क मुंबई में स्थानांतरित किया गया। 1882 ईस्वी में पुनः उन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अंडियार में स्थापित किया। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। इस नियम के पारित करवाने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? एफ मैक्स मूलर ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। एफ मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। 1843 ईस्वी के इंडियन एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? ये प्रथा थी दास्ता की प्रथा। 1843 ईस्वी में एक्ट 5 द्वारा दास्ता प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल एलन बरो था। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन सी होगा 26 जुलाई 1856 को। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह हेतु कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम के लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान बनने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे हैं। तो प्रथम प्रणेता माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के निर्माण की कल्पना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो ये थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट, NM जोशी, दीवान चमन लाल तथा अन्य लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया?
तो इसमें उत्तर होगा किसी ने भी नहीं किया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। गांधी जी के आवास पर यह आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिससे आंदोलन का नेतृत्व जनता के पास स्वयं था। सारे नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया जा रहा था। जगह जगह लोगों ने अपना विरोध कर रहे थे। असहयोग आंदोलन कब रोक लगाई गई थी? तो 1922 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को किया गया था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने 1920 में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। बहुत से लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपनी पदवियां एवं उपाधियों को त्याग दिया था। जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि वापस कर दी और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इन घटनाओं को सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा नंबर 1 पे नागरिक असहयोग आंदोलन, नंबर 1 पे रखेंगे। इसके बाद दांडी मार्च नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे गांधी इरविन समझौते को, और सबसे लास्ट में दूसरा गोलमेज परिषद। या चलिए यहां देख लेते हैं। नागरिक सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या परिषद कहें 7 सितंबर 1931 में। रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट है विचारण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार। मतलब कोई सबूत ना होने पर भी सीधे सीधे लोगों की गिरफ्तारी इस एक्ट के माध्यम से कर दी जाती थी। रोलेट एक्ट कानून बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आजादी देता था। 1919 में इसी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जिसके उपरांत जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और 13 अप्रैल 1919 को घटित इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहां पर हुई थी? ये हत्याकांड हुई है अमृतसर में। 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए और 13 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्र हुई। यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्र हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। दीनबंधु एफ एड्यूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि सैटरडे 4 PM को हम लाइव क्लास करेंगे। लाइव क्लास में भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं दिया था, फिर भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।